arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है। लेखिका श्रीमती शकुंतला बृजमोहन। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम धरोहर। प्रोफेसर नीरजा अभी विश्वविद्यालय से पढ़ाकर घर लौटी थी। गर्मी के मारे वो बेहाल थी। मुंह से पसीना पोंछते पोंछते उन्होंने घंटी पर उंगली रखी, पर काफी देर तक घंटी बजने पर भी जब दरवाजा न खुला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जोर से आवाज दी, अशोक दरवाजा खोलो, कब से घंटी बजा रही हूँ। उनका बेटा अशोक हमेशा उनसे पहले कॉलेज से लौट आता था और उस दिन तो वो और भी जल्दी लौटने वाला था क्योंकि बीए का उसका आखिरी पर्चा था। उनका खून खौल उठा। एक तो वो थकी थी, ऊपर से जोरों की गर्मी के कारण परेशान थी। उन्होंने एक बार फिर जोर से अशोक को आवाज दी, पर दरवाजा खुलता न देखकर वो भुनभुनाती हुई बोली, लगता है नवाब साहब कूलर की हवा ले रहे हैं, इसी कारण मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उन्होंने कुड़ते हुए पर्स से दूसरी चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। बिना पर्स रखे ही वो अशोक के कमरे की तरफ चल पड़ी, पर वहां कूलर की आवाज आती न देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अशोक ने उनकी आवाज सुनी क्यों नहीं। उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने काफी आवाजें लगाई पर अशोक ने दरवाजा नहीं खोला। कई दिनों से देख रही थी अशोक पढ़ते पढ़ते किसी सोच में डूब जाता था। कभी कभी उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की छाया सी तैर जाती, पर थोड़ी ही देर में वो सामान्य हो जाता। लेकिन उन्हें फुर्सत ही कहाँ थी जो जवान बेटे से कुछ पूछें। दरवाजा खुलता न देखकर उन्हें कुछ आशंका हुई। अपने शयन कक्ष से जो दरवाजा अशोक के कमरे में खुलता था, उन्होंने उसे दूसरी चाबी से खोला। दरवाजा खुलते ही वो चीख मार कर उस तरफ भागी जहां पंखे से अशोक का निर्जीव शरीर लटका था। उन्होंने उसके शरीर को छुआ। वो बर्फ के समान ठंडा हो चुका था। उन्होंने उसकी नब्ज देखी, लेकिन वो गायब थी। पागलों के समान वो मेज लेने दौड़ी। मेज पर रखा एक लिफाफा उठाकर पर्स में रख लिया। फिर उनकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। देखते ही देखते पड़ोसी इकट्ठे हो गए। डॉक्टर भी भागे भागे आए। लाश को फौरन पंखे से उतारा गया। शायद कई घंटे पहले उसने आत्महत्या की थी। नीरजा के पति डॉक्टर थे। उन्होंने पहुंचते ही देख लिया था कि सब खत्म हो चुका है। जवान बेटे की ऐसी मौत देखकर वो पत्थर की मूर्ति बन गए थे। पति पत्नी की आंखों से अविरल आंसू बहे जा रहे थे। नीरजा ने बेटे के चेहरे पर से अपनी डबडबाई आंखें उठाईं। अशोक के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे जो सूख चुके थे। शायद मरने से पहले वो खूब रोया था। उसके गमगीन मुंह को देख नीरजा की छाती फटी जा रही थी। पुलिस आई और काफी छानबीन की, पर आत्महत्या का कोई सुराग नहीं मिला। मिलता भी कैसे, वो तो नीरजा के पर्स में बंद था। सभी को आश्चर्य था कि अशोक जैसे सीधे पढ़ाई में अव्वल आने वाले लड़के ने आत्महत्या क्यों की। उसके बारे में कोई प्रेम प्रसंग की भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो बहुत संकोची स्वभाव का लड़का था। उसका कोई अभिन्न मित्र भी नहीं था जिससे कोई जानकारी मिल पाती। हार कर पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस दर्ज करके आगे कार्यवाही नहीं की। आत्महत्या का राज केवल नीरजा के पास था। रात अकेले कमरे में जाकर उसने आंसुओं से डूबी आंखों से किसी प्रकार पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, माँ, मैंने बहुत समझ बूझ कर यह निर्णय लिया है। ये एक दिन की भावुकता में उठाया हुआ कदम नहीं है, बल्कि वर्षों से जूझते मेरे मस्तिष्क का निर्णय है, जो आगे सोच नहीं पा रहा था। बचपन से जिस प्यार की मैंने आकांक्षा की थी, उसका पासंग भी तो मुझे नहीं मिला। पहले तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रही, फिर पढ़ाने तथा शोध कार्य में। कभी तुमने आंख उठाकर नहीं देखा कि तुम्हारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। स्नेह और लाड़ का भूखा मेरा मन तुमसे लिपटने, तुमसे प्यार करने के लिए इतना मचलता था कि मैं भागा भागा तुम्हारे पास आता, पर तुम्हारे तेवर चढ़े देख सहम कर चला जाता था। स्कूल में जब बच्चे अपनी माताओं की ममता भरी बातें मुझे सुनाते तो मेरा मन रो उठता था। तुमने तो अपनी माँ से कम प्यार नहीं पाया था, पर मुझे देने में तुम इतनी कृपण क्यों बन गई। मेरा शैशव रोते रोते बीता। कभी प्यार से थपकी देकर तुमने मुझे नहीं सुलाया। अकेले कमरे में अपने पलंग पर पड़ा पड़ा मैं कभी कभी डर जाता था। तब मैं भागकर तुम्हारे कमरे में आकर कहता, माँ, अकेले मुझे डर लगता है। लेकिन तुम डांट कर कहती, तुम्हारा छोटा भाई भी तो सो रहा है, उसे डर नहीं लगता। इतने बड़े हो गए हो, कुछ तो सीखो। जाओ अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ।
तुम लोग तो रात को भी चैन से सोने नहीं देते। तब अपना सक मुंह लेकर मैं लौट आता था। जब किसी विषय को मैं समझ नहीं पाता था तो तुम्हारे पास जाकर पूछता था, माँ ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, ज़रा समझा दो। लेकिन तुम घुड़क कर कहती, देखते नहीं हो मैं पढ़ाई में लगी हूँ। मैं मन महसूस कर रह जाता। स्कूल में मास्टर की डांट खाकर मेरा मन कराह उठता था। जब सब स्कूल में स्वादिष्ट भोजन खाते तो अपनी सूखी डबल रोटी देखकर मेरी आंखें डबडबा जाती। लड़के मेरी खिल्ली उठाते तब मैं छिप कर अपना भोजन करता था। जब बच्चे अपनी अपनी माताओं की बातें चाव से एक दूसरे को सुनाते तो मैं वहां से उठकर दूसरी ओर चला जाता। एकांत ही मेरा साथी बनकर रह गया था। उस एकांत में ही मुझे शांति मिलती थी, क्योंकि वहां माँ की ममता भरी कहानियां मेरे कानों में सुनाई नहीं देती थीं। मेरे छोटे भाई शायद मेरे समान भावुक न रहे हों। अगर तुम्हें उनकी परवाह नहीं रहती थी तो वे भी तुमसे कटे कटे रहते थे। वो जिस रास्ते जाना चाहते उसी रास्ते निकल जाते, क्योंकि उन पर किसी का अंकुश नहीं था। तुम्हें जरा भी उनकी तरफ देखने का अवकाश मिलता तो तुम देखती कि वे दोनों इस छोटी उम्र में ही शराब सिगरेट जैसे व्यसनों के शौकीन बन चुके थे। कई बार मैंने तुमसे कहने की हिम्मत जुटाई, पर तुम्हें मेरी बातें सुनने का समय ही कहाँ था। उल्टे तुम मुझे फटकारते हुए कहती थी, आ गए मुझे परेशान करने। तुम बड़े हो, जाओ अपने भाइयों की देखरेख करो, मुझे काम करने दो। मैं शोध कार्य में जुटी हूँ, मुझे अपना शोध पत्र जल्दी ही देना है। अगर मैं तुम सब की बकवास सुनती रही तो हो चुका मेरा शोध कार्य। मैं मायूस होकर लौट आता। तब मैं भाइयों को गंदी आदतों को छोड़ने के लिए प्यार से समझाता तो वे कहते, माँ तो कुछ बोलती नहीं, ये जनाब हमें उपदेश दे रहे हैं, अपने उपदेश अपने पास रखो, हमें तुम्हारे समान सन्यासी नहीं बनना है। अपना समूह लेकर मैं अपने कमरे में आ जाता। मैं 18 साल का नवयुवक था। ये उम्र तो खेलने खाने की होती है, पर मैं दुनिया से कट सा गया था। सिवा पढ़ाई के मेरा दूसरा कोई शौक नहीं था। जब मैं प्रथम आता तो बड़ी उमंग से अपना परीक्षा फल लेकर तुम्हें दिखाता। तुम उदासी से कहती, ठीक है। क्या कभी तुमने मेरी पीठ ठोकी या शाबाशी के 2 बोल बोले? मैं मायूस होकर अपने कमरे में आता तो दोनों भाई मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहते, इतनी मेहनत करके तुमने कौन सा तीर मार लिया, कितनी शाबाशी माँ से पाली। तुमसे अच्छे तो हम हैं जो मौज मस्ती तो करते हैं, ये उम्र क्या बार बार आती है। पिताजी अपने रोगियों में मस्त हैं तो माँ अपनी पढ़ाई में, फिर हम क्यों कुड़ते रहें। माँ, जब मैं कॉलेज से थका लौटता था तो मन करता था एक प्याला गरम चाय मिल जाती तो सब थकान उतर जाती। गरम नाश्ते के तो स्वप्न ही नहीं देखे मैंने कभी। तुम उस समय घर में अपने सहयोगियों के साथ हंसी दिल लगी करती। उनके लिए तुम कई कई बार चाय बनाती। मैं जब एक प्याला चाय की मांग करता तो तुम्हारा उत्तर होता, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कायदे से तो चाय तुम्हें बनाकर लानी चाहिए थी। उल्टे तुम मुझसे मांग रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, चाय बनाकर नहीं पी सकते। तब चाय की इच्छा के बदले ये तमन्ना होती कि कोई एक प्याला जहर ला कर दे दे। अपना भविष्य संवारने के लिए तुमने अपना ममत्व तक दांव पर लगा दिया। कैसी माँ हो तुम। माँ को तो ममतामयी कहा जाता है। एक वही तो है जो अपनी संतान के लिए जान तक देने में नहीं हिचकती। तुमने तो ममत्व को भी कलंकित करके रख दिया। मैंने तो दुर्व्यसनों से अपने को बचा कर रखा था, पर जाते जाते मुझे अपने भाइयों के भविष्य की चिंता सता रही है। जिस मार्ग पर उन्होंने कदम रखे हैं वो उन्हें पतन के गर्त में झोंक देगा, या फिर वो भी वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। आज तुम एक पुत्र को खो रही हो, शायद भविष्य में उन दोनों को भी खो बैठो। जिस उज्जवल भविष्य के सपने तुम संजो रही हो, उसके बदले कहीं तुम्हारे हाथ में राख की 3 ढेरियां ना आ जाएं। माँ, मैं जानता हूँ मेरे जाने का अभाव किसी को नहीं खटकेगा। पिताजी के मरीज जिंदाबाद और तुम्हारे सहयोगी। अलविदा माँ, एक दुखियारा। पूरा पत्र पढ़कर नीरजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय टूक टूक हो गया। उनके बेटे ने सच ही तो लिखा था। अपने भविष्य के लिए ही तो उन्होंने सब कुछ किया। क्या कभी उन्होंने सोचा कि अगर बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है तो सही ढंग से पालने का भी कर्तव्य उन्हीं का है। उनके जवान बेटे ने एक बात भी तो गलत नहीं लिखी थी। काश कुदरत पहले उन्हें सुदबुद्धि दे देती तो आज इतने लायक और होनहार बेटे को वो खो न बैठती। न तो वो ममतामयी माँ बन पाई और न ही आदर्श पत्नी। वेदना से उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। वो पहले चेत गई होती तो उन्हें ये दुख क्यों देखना पड़ता।
अपने स्वार्थी स्वभाव को याद करके वो रो पड़ी। गर्मी की छुट्टियों में तो उन्हें समय मिलता था, कम से कम 2 महीने तो वो बच्चों को दे सकती थी, पर वो समय तो वो कॉपियां देखने में बिता देती थी। ये सही था कि बचपन से उन्हें पढ़ने का शौक था। इसके अलावा वो शुरू से ही घर गृहस्थी के कामों से दूर भागती थी। जब वो किसी स्त्री को दफ्तर या कॉलेज में नए नए परिधानों में अपने सहयोगी और अफसरों से हंसी मजाक करते देखती तो ऐसा ही सपना वो भी देखने लगती। यही कारण था कि विवाह के पश्चात भी वो पढ़ाई में जुटी रहीं। विवाह के 2 साल के अंदर उनके पुत्र भी हो गया था। उसका नाम उन्होंने अशोक रखा था। 6 साल में उनके 3 पुत्र हो गए थे। सास छोटे बेटे के पास रहती थी क्योंकि उनकी वृद्धावस्था थी और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने में असमर्थ थीं। छोटे बेटे के पास उन्हें सब सुख था। वैसे भी नीरजा के स्वभाव से वो परिचित हो चुकी थी। वो जानती थी कि जो माँ अपने बेटों को प्यार न दे पाई वो सास को कैसे दे पाएगी। तीनों बच्चे छोटे थे ही कि उन्हें एमए के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवक्ता का स्थान मिल गया। पति ने कहा भी था कि बच्चे अभी छोटे हैं, अभी नौकरी करना ठीक नहीं रहेगा, पर वो नहीं मानी। क्या नौकरी पेड़ों पर लगती है कि जब चाहा तोड़ लिया? कितनी मेहनत करके मुझे ये नौकरी मिली है, बच्चों के लिए आया रख लेंगे। डॉक्टर पति की जिंदगी कम व्यस्त नहीं थी। जब माँ को बच्चों की तरफ देखने का अवकाश नहीं था तो उनसे क्या आशा की जाती। कॉलेज जाने के पहले वो किसी प्रकार उल्टा सीधा खाना और नाश्ता तैयार करती और भाग खड़ी होती। बच्चों को ठंडा खाना ही खाना पड़ता। वे बेचारे स्वयं ही निकाल कर खा लेते। डॉक्टर भी दोपहर का खाना बाहर ही खा लेते थे। इस कारण भी नीरजा को चिंता नहीं रहती थी। शाम जब वो लौटती तो 3-4 सहयोगी उसके संग चले आते और चाय की फरमाइश करके वहीं जम जाते। भला एक सुंदर विदुषी स्त्री का सामीप्य वे क्यों छोड़ते। वो भी बड़े उल्लास से चाय नाश्ता लाती और सब मिलकर हो हल्ला मचाकर खाते। बच्चे अंदर कमरे में बैठे रहते। उन्हें जरा भी चिंता न होती कि बच्चों को भी कुछ दे दें, बल्कि उनसे कहा जाता कि जब मेरे सहयोगी आए तो आकर परेशान मत करना। जब घंटों बैठकर मित्रगण चले जाते तब वो आनन फानन में कुछ उल्टा सीधा बनाती तथा बच्चों को हुक्म होता कि स्वयं थाली परोस लें। क्योंकि अशोक सबसे बड़ा था, इस कारण भी काम की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाती थी। जब अशोक 10 साल का हो गया तो वो और भी बेफिक्र हो गई थी। कभी कभी तो वो उससे कहती, तुम कुछ बनाकर भाइयों के संग खा लेना, मैं अपने मित्रों के संग होटल से खाना खाकर लौटूंगी। पढ़ाई के साथ साथ उसे घर के काम भी करने पड़ते थे। वो सभी कुछ खुशी खुशी कर लेता अगर माँ के 2 मीठे बोल उसे सुनने को मिलते। पर नीरजा के कोश से तो प्यार शब्द उड़ चुका था। वो रात में देर से लौटती और ये भी न देखती कि इतने जाड़े में बच्चे ठीक से रजाई ओढ़े हुए भी हैं या नहीं। वो सीधा बिस्तर पर आती और खर्राटे भरने लगती। पति भी उसके इस रवैये से उदास रहने लगे थे। वो डॉक्टर थे। रात बिरात उन्हें रोगियों को देखने जाना पड़ता था। जब थक कर आते तो सोचते कि ऐसे जाड़े में उन्हें एक प्याला गर्म चाय मिल जाती तो राहत मिलती, पर कमाऊ बीवी से कहने की उनकी हिम्मत ना पड़ती। कांपते कांपते वो रजाई ओढ़कर सो जाते। नीरजा हर महीने 4000 रुपए लाती थी। उन्हें वो अपने नाम से बैंक में जमा करती जाती थी। इतना तो डॉक्टर को विश्वास था कि ज़रूरत पड़ने पर वो रुपया दे देगी। इसी कारण भी वो गम खा जाते थे। डॉक्टर ने ज़मीन खरीद ली थी। मकान बनवाना ज़रूरी था। मकान बनवाते समय नीरजा उनकी मदद करेगी ये वो जानते थे। नीरजा ने मकान बनवाने में सहर्ष उनकी मदद की। उसने बैंक से सभी पैसा निकालकर उन्हें देकर कहा, मकान मेरे नाम से ही बनेगा। डॉक्टर फौरन राजी हो गए, क्योंकि नीरजा कैसी भी हो उनकी पत्नी थी और भारतीय स्त्री कभी पति को घर से नहीं निकाल सकती। मकान बनना शुरू हो गया। पति पत्नी दोनों और भी व्यस्त हो गए। अशोक को घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 18 वर्षीय अशोक को पढ़ाई के साथ साथ घर गृहस्थी भी चलानी पड़ रही थी। कभी कभी वो थक जाता था। पेट तो आखिर भरना था, चाहे अच्छा खाना बने या बुरा। बीए के इम्तिहान सिर पर आ गए थे। मकान करीब करीब बन चुका था। बस बाहर का पलस्तर और बढ़ई का काम बाकी था। नीरजा किराए के मकान छोड़ नए घर में आ गई थी। तय ये हुआ था कि लकड़ी का काम वो अपने सामने करवाएंगे। जैसे जैसे पैसे का जुगाड़ होता जाएगा वैसे वैसे काम होता जाएगा। घर में गंदगी फैली रहती थी। बढ़ई तथा मजदूरों के काम करने के कारण अशोक को पढ़ाई में बहुत विघ्न पड़ता था। उसे पढ़ाई के साथ साथ मजदूरों की भी देखरेख करनी पड़ती थी। जब नीरजा लौटती तभी उसे कुछ समय के लिए फुर्सत मिलती, तभी वह ठीक से पढ़ पाता था। बीए के इम्तिहान शुरू हो गए थे। बढ़ई की आरी की आवाज़ उसे चीर कर रख देती थी। दोनों भाई अगर मान जाते तो कुछ घंटे वो कहीं एकांत में जाकर पढ़ लेता, पर दोनों निठल्लों को यारबाजी से फुर्सत कहाँ थी जो मजदूरों की निगरानी करते।
छोटा भाई उससे 2 साल ही छोटा था, पर शराब, सिगरेट और जुआ खेलने से उसे फुर्सत कहाँ थी। जब वो अपनी पढ़ाई नहीं करता था तो उसकी सहायता क्या करता। दिन में ठीक से पढ़ाई न होने के कारण वो रात में बहुत देर तक पढ़ता था। मृत्यु के 1 दिन पहले वो अपनी पढ़ाई में इतना खो गया कि उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि मजदूर कब चले गए। उसे पढ़ाई में डूबा देख शायद बढ़ई कुछ महंगी लकड़ी चुरा कर ले गए थे। नीरजा प्रत्येक चीज का हिसाब रखती थी। अपनी पैनी दृष्टि से ही उसने भांप लिया था कि लकड़ी के 2-3 अच्छे टुकड़े गायब हैं। वो फौरन अशोक के पास पहुंची और बोली, शाबाश बेटा, खूब घर की निगरानी कर रहे हो। बढ़ई लकड़ी चुरा कर ले गया और आप अपनी मौज मस्ती में डूबे रहे। खुद की कमाई नहीं है ना, दिन भर मरती हूँ तब भी पैसा आता है, उसे तुम जैसे नालायक बेटे लुटा देते हैं। हाय, मुझे कैसी निकम्मी औलाद मिली है जो रोटियां तोड़ना तो जानती है पर काम करना नहीं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ये कहती हुई कमरे से बाहर आ गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसे दुखियारे को जिसने कभी मीठे वचनों का मर्म ही नहीं जाना था। किताब के ऊपर उसके आंसू गिरते रहे। वो केवल आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी कसक थी जो आंसू बनकर उसके हृदय के उद्गार प्रकट कर रही थी। उसका यह आखिरी पर्चा था। सभी पर्चे बहुत अच्छे हुए थे। उसने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाईं। अशोक ने जबरदस्ती अपने आंसुओं को रोका। देखा, किताब का वो पन्ना एकदम गीला हो गया है। उसे उसने पंखे के नीचे सूखने को रख दिया। फिर स्नानागार में जाकर मुंह हाथ धोया। पूरी रात उसने पढ़ाई में काट दी। नीरजा उसके कमरे में आई और बोली, नवाब साहब, ये नौकरानी कब तक आपके खाने का इंतज़ार करेगी? उसने निर्विकार भाव से उत्तर दिया, मुझे भूख नहीं है। तब वो बोली थी, ठीक है, रहो भूखे, देखती हूँ कितने दिन रह पाओगे। अशोक ने अनबने भाव से उत्तर दिया था, माँ, शायद अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीरजा कुड़ कर बोली, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गलती करके अकड़ना कोई तुमसे सीखे। ठीक है, खाना रखा है, भूख लगे तो निकाल कर खा लेना। रात ही अशोक ने निश्चय कर लिया कि इस जिंदगी से तो मौत कहीं अच्छी होगी। अब उसी को गले लगाना है, पर यह आखिरी पर्चा खत्म करके, ताकि कोई ये न समझे कि इम्तिहान में किसी पर्चे के खराब होने के कारण मैंने आत्महत्या की है। ये निश्चय करने के बाद उसके मुख पर एक करुण शांति व्याप्त हो गई। रात इतनी फटकार खाने पर उसका शांत मुख देखकर नीरजा को लगा था कि कहीं आंधी आने के लक्षण तो नहीं है, पर कॉलेज जाने में देर होती देखकर जल्दी ही सब कुछ भूल गई और लौटने पर ये दृश्य देखना पड़ा था। आखिर वो माँ थी। पुत्र के प्रति अपने अमानवीय बर्ताव को याद करके उसका हृदय फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके हृदय में कोई हथौड़ा मार कर कह रहा हो, तुम्हारे कठोर व्यवहार, तिरस्कार और अवहेलना के कारण ही तुम्हारे जवान पुत्र ने आत्महत्या की है। रात्रि के निविड़ अंधकार में एक करुण चेहरा अपनी गमगीन आंखें उठाकर उनसे पूछता, माँ, मेरा अपराध क्या था? तुम तो मेरी सगी माँ थी, कोई सौतेली नहीं कि मैं संतोष कर लेता। कि सौतेली माँ ऐसी होती ही है, पर तुम्हारा ऐसा बर्बर व्यवहार में कैसे सहन कर पाता? 18 साल मैंने कैसे काटे ये मेरा दिल ही जानता है। वो दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती। उसका मन चीख चीख कर उन्हें धिक्कारते हुए कहता, अपने भविष्य को संवारने में ही तूने अपनी समस्त पूंजी लगा दी। क्या मिला तुझे? केवल ऐसी त्रासदी जो जीवन पर्यंत तुझे जलाती रहेगी। मर कर तो शांति मिल जाती है, पर यह पीड़ा तो अंत समय तक तुझे सालती रहेगी। पुत्र के प्रति कठोर व्यवहार के दृश्य चलचित्र की भांति आ आकर उन्हें उत्पीड़ित करने लगते। एक ही आवाज उनके हृदय को छेद छेद कर निकल रही थी, तू ही अपने पुत्र की हत्यारिणी है। तेरी अवहेलना, तिरस्कार तथा कठोर वचनों ने ही उसे आत्महत्या करने को मजबूर किया। उस पुत्र के जीवन को तो तूने कौड़ियों से तौला था, पर जाते जाते भी वो तुझे मालामाल कर गया है। जो चेतावनी वो तुझे देकर गया है, वो जीवन पर्यंत तक दीपक बनकर तेरा मार्गदर्शन करती रहेगी। ये सही है कि तूने अपने बहुमूल्य पूंजी को गवा कर इसे पाया है, पर जो धरोहर तेरा पुत्र तुझे सौंप कर गया है वो भी कम कीमती नहीं है। नीरजा ने उस पत्र को स्नेहपूर्वक माथे से लगाया जैसे कोई अनमोल वस्तु हो, फिर छलछलाती आंखों से उस प्रिय धरोहर को अपनी अलमारी में रख दिया। arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है। लेखिका श्रीमती शकुंतला बृजमोहन। वाचक स्वर संज्ञा टंडन।